दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरा होंगे। इसको लेकर के अब जेडीयू की ओर से जवाब आने लगा है। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार एक अच्छे उम्मीदवार है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वे प्रधानमंत्री बनने योग्य है। पार्टी के साथ साथ जनता भी ये चाहती है कि 2024 में नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ऐसी कोई भी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहेगी। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये मांग उठ सकती है। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। भाषण देने से कुछ नहीं होता है, जब तक लोगों को राशन नहीं मिलेगा जनता आपको कभी पसंद नहीं करेगी। अगर नीतीश कुमार सर्वसहमति से उम्मीदवार बनते हैं तो फिर नीतीश कुमार को राज्य छोड़ करके केंद्र में जाना पड़ेगा। तब मोदी और नीतीश आमने सामने रह जाएंगे और नीतीश कुमार की जीत भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को शुरुआती कारोबार में 31 पैसे टूट करके अब तक सबसे निचले स्तर पर यानी कि 80 रुपये 15 पैसे पर आ गया है। जी हां, विदेश में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते ये गिरावट हुई है। रुपये की गिरावट का असर आम जनजीवन पर भी देखा जा सकता है। हाल के दिनों में महंगाई दर के रूप में ये देखा भी जा रहा है। रुपये में कमजोरी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात की गई कमोडिटी में किसी भी की कमी का असर घट जाएगा। ऐसे में कच्चे तेल में गिरावट का फायदा पाने में और समय लगेगा, क्योंकि कीमतों में गिरावट के बीच रुपये में कमजोरी से आयात बिल बढ़ जाएगा और इससे सरकारी खजाने पर बोझ बना रहेगा। अभी विदेशी बाजारों में कच्चे तेल में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन रुपये कमजोर होने के चलते इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद गंगा के किनारे क्षेत्र में परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक कल बिहार में गंगा बक्सर से लेकर के पटना तक खतरे के निशान को पार कर चुकी है। विभाग के मुताबिक गंगा नदी पटना के गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इधर मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार के सभी नदियों के जलस्तर क्षेत्र में बारिश होने की संभावना जताई गई है। संभावना है कि गंगा के जलस्तर में अगले 3 दिनों तक वृद्धि जारी रहेगी। बिहार की अन्य प्रमुख नदियों में कोसी नदी, सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में तथा बागमती सीतामढ़ी के सोनाखान में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में खतरे के निशान को पार कर गई है। इस बीच गंगा के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए पटना जिला प्रशासन ने मनेर, दानापुर, पटना सदर, फतुहा, बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा तक सभी पदाधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। जब पटना जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सभी विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक बचाव राहत कार्य के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत सरकारी इंजीनियर संजय झा के ठिकाने से विजिलेंस ने छापेमारी करके शनिवार को 5 करोड़ कैश बरामद किया था। जहां इस मामले में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को सफाई देनी चाहिए कि इन भ्रष्टाचारियों को आपका संरक्षण प्राप्त है क्या और इसमें आपकी संलिप्तता है या नहीं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये बोल करके सिर्फ नीतीश दिखावा करते हैं। इस मामले में नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सफाई देनी होगी। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होने पर पता चलेगा कि कौन बड़े नेता इसमें शामिल है। इसमें टॉप लीडर्स शामिल है। दोषियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। विजय सिन्हा ने महागठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया है और कहा कि क्या महागठबंधन सरकार बनने के बाद अधिकारियों से कहा जा रहा है कि पैसा वसूल करिए और ऊपर तक पहुंचाइए। क्या ये पैसा वसूला गया था? जब पहले भी ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों के यहाँ
पैसा अब पकड़ाया है। जब मैं स्पीकर था तो फिर जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को कभी भी सदन में पेश नहीं होने दिया गया। बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी सीएम के साथ मीटिंग में बैठते हैं। हमने एनडीए सरकार में इस पर सवाल उठाया था, लेकिन इस पर हम लोगों की नहीं सुनी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों में नगर निकायों की जीआईएस मैपिंग है, लेकिन अब बिहार में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिहार के शहरों समेत नगर निकायों की जीआईएस मैपिंग होगी। इससे यहाँ की सारी जमीनों की पूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यह नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से बिहार के 99 नगर निकायों की मैपिंग की जाएगी, जिसकी तैयारियां भी अब शुरू होने वाली है। 14 सितंबर को एजेंसी चुना जाएगा, जिसके बाद इस काम की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। मैपिंग के लिए 6 महीने का वक्त निर्धारित किया गया है। अगर पहले चरण में सफलता मिल जाती है तो फिर दूसरे चरण का काम शुरू किया जाएगा। मैपिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे सड़क, पार्क, मकान, गलियों की जानकारी आसानी से मिल पाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया है। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो फिर अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने भाजपा से सांठगांठ को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शख्स यानी कि राहुल गांधी अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो बताएं कि वे मिले या फिर मैं मिला हूं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि कहां के हैं और किस पार्टी के हैं। वे देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। जब बिहार के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है, ट्वीट करके जिन्हें पद मिले अगर वे आरोप लगाए तो हमें दुख होता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि मोदी तो बहाना है। G23 की चिट्ठी लिखे जाने के बाद से उनका मेरे साथ विवाद है, जहां वे कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें लिखे, जहां उनसे सवाल करे। कांग्रेस की कई बैठकें हुई है, लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के सरकार गिर जाने की भविष्य वाले बयान का रविवार को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी से कहिए कि जल्द ही सरकार गिरा दे ताकि उन्हें भी कोई जगह मिल जाए। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब एनडीए की सरकार बनी थी तब तो सुशील मोदी को कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं बनाया गया था, इसे लेकर के सुशील मोदी को तकलीफ थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुशील मोदी अगर रोज कुछ बोलेंगे तो शायद केंद्र वाले उनसे खुश हो जाए। आपको बता दूं कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से सुशील मोदी लगातार जदयू और आरजेडी पर हमलावर हैं। और यहाँ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि राजद कभी भी बिहार सरकार गिरा सकता है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को झटका देकर के राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कभी भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद 45 विधायकों वाले जदयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लालू प्रसाद जब चाहेंगे नीतीश कुमार को हटा करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। सुशील मोदी ने कहा था कि जिस दल को 115 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और स्पीकर उसी दल के हैं, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पटना साहिब की भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने रविवार को नवगछिया में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करके बताया है कि भाजपा अब कभी भी नीतीश कुमार से राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को आरजेडी के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम बनाया, परंतु नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान करके भ्रष्टाचार की चार्जशीट और जमानत पर चल रहे आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में फिर से सीएम पद पर कब्जा जमाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा 35 लोकसभा सीटें पर जीत करके नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर तीसरी बार ताजपोशी करेगी तथा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार को पराजित करके 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मिल गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार बदलते ही नियम भी बदलना शुरू हो गए हैं। अब बिहार में भी केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई की एंट्री बंद हो गई है। यानी कि अब बिहार में सीबीआई की एंट्री तभी होगी जब बिहार सरकार चाहेगी।
कानूनन सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। हालांकि जब तक वहां जदयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी तब तक सीबीआई की एंट्री हो जाती थी, लेकिन अभी बिहार में सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी होगी। यह बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। यह बीजेपी का कहना है कि ऐसा करके नीतीश कुमार आरजेडी के भ्रष्ट नेताओं को बचा रही है, या वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल कर रही है। जब बिहार में इस महीने सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर के आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बना ली है। इससे पहले जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर के बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। जब बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है जिसमें जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी शामिल है। इनके पास बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 160 से ज़्यादा सीटें प्राप्त है। दोस्तों बात करते हैं कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी करा करके सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया है। सर्वे के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही जनपद के समक्ष अधिकारी भी मौके पर रहेंगे। यहाँ कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। जहाँ हाईकोर्ट ने जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश दिया है। आपको बता दूं कि कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और फिर निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर के मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। जहाँ 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हो सकी है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग को लेकर के मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की गई थी। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। अब मथुरा की जिला अदालत को यह तय करना है कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। दोस्तों बात करते हैं कि पैदल पार करने के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटना सहित बिहार के अलग अलग शहरों में फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। परिवहन विभाग FOB बनाने के लिए यानी कि फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए स्थलों की पहचान करेगा, जबकि पथ निर्माण विभाग की ओर से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। जब बिहार में गाड़ी चलाने के अलावा पैदल पार करते हुए समय भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। जब पहले देश में NH पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बिहार की हिस्सेदारी 3.3% थी, जो बढ़कर के 3.5% हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में बिहार में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो कोरोना काल वाले साल 2020 में मात्र 8,639 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। लेकिन साल 2019 में बिहार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश में 16वें पायदान पर था, जबकि 2020 में बिहार 15वें पायदान पर आ गया था। दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के मामले में बिहार देश में 9वें पायदान पर है। बिहार में सबसे अधिक हादसे NHAI की सड़कों पर हो रहे हैं। 1611 सड़क दुर्घटनाओं में 1312 की जान गई है। इसमें तेज रफ्तार के कारण 518 हादसे हुए और इसमें 412 लोगों की जान गई। कोरोना काल में कई महीनों तक गाड़ियों के परिचालन पर मनाही थी, इस कारण उस वर्ष पैदल चलने वालों की अधिक जान गई। जब पैदल चलने वालों में 3141 लोग हादसे के शिकार हुए, जिसमें 2649 लोगों की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी के बाद सत्ता पक्ष भी एकजुट दिखने लगी है। रेड को लेकर के सीबीआई और केंद्र सरकार पर हमला भी किया जा रहा है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी महागठबंधन सरकार के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में ही बीजेपी को चुनौती मिलेगी। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में सरकार को काम नहीं करने दे रही है। सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जब पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने वर्तमान सरकार से अपील की है कि इस मामले को लेकर के कोर्ट जाएं कि विपक्ष उसे कार्य नहीं करने देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कब तक संत बने रहेंगे, भाजपा को उसकी भाषा में जवाब देना होगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि 2024 तक अपना काम करते रहें, यह विपक्ष की बातों पर ध्यान न दे। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता को भाजपा के लोकतंत्र को खत्म करने की नीति के खिलाफ खड़ा होना होगा। बिहार ये राज्य है जहां भाजपा को चुनौती मिल सकती है। यहीं से भाजपा के
के इशारों पर नाचने वाली जांच एजेंसियों को जवाब मिलना चाहिए। भाजपा नेताओं की संपत्तियों की जांच की भी पप्पू यादव ने मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि एशिया कप 2022 में भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को पटखनी देकर के धमाकेदार आगाज किया है। यह टीम ने यूएई के दुबई में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला खेला था। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद भारत के हर शहर में फैंस जम करके खुशियां मना रहे हैं। जहां भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह भारतीय टीम की जीत का जश्न मन रहा है। अफगानिस्तान के लोग भी भारत की जीत से गदगद हैं और जम करके जश्न मना रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अफगानिस्तानी फैन जीत के बाद टीवी पर ही हार्दिक पांड्या को किस करते हुए दिख रहे हैं। जहां इस अफगानी फैन के रिएक्शन से पता चलता है कि वह बेहद खुश हैं। इसके अलावा भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें फैंस अपनी खुशी का इजहार करते दिख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआ में कांग्रेस नेता चंद्रमा सिंह यादव की हत्या होने के बाद परिवार से मिलने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर के नीतीश सरकार को एक बार फिर से घेरा है। पप्पू यादव ने कहा है कि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में 80% जज, 90% अधिकारी, 95% पत्रकार शराब पीते हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए थानेदार, डीएसपी, एसपी पर कार्रवाई करनी होगी। बिहार सरकार एक हंसी के लिए पूरी गर्दन काटने के लिए तैयार है। इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी, तभी शराब का कारोबार रुकेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि 80% जज, 90% पदाधिकारी, 95% पत्रकार नेता शराब का सेवन करते हैं। शराब नहीं पीने का देश में सबसे ड्राई स्टेट शराबबंदी को लेकर के गुजरात था, जहां वहां भी 25 की जान गई। झंडा उठाने को लेकर के एक पेटी लो, झंडा लो ट्रेड चल रहा है। दिल्ली में शराब को इतना बढ़ा दिया गया है कि इससे राज्य की इकोनॉमी बढ़ गई है, तो हम बुर्बक हैं कि इसे बंद कर दें। लोगों को इकोनॉमी की जरूरत है, हम खुशी के लिए अपना गर्दन काट रहे हैं। अगर शराबबंदी को आप अपनी पहचान मानते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी तय करिए। जिस क्षेत्र में शराब के मामले आए वहां के दारोगा को बर्खास्त करिए, डीएसपी को सस्पेंड करिए, एसपी का प्रमोशन रोक दीजिए। इससे भी ज़्यादा धारदार अब बनाना है तो फिर एक्साइज को पूरी तरीके से समाप्त करना होगा। वहाँ के स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी बनाइए। ये हर चीज़ के लिए नेता जिम्मेदार होंगे तो शराबबंदी जो आपके सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा बना हुआ है वह सफल होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, बक्सर, बेगूसराय समेत 15 जिलों में रहने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। साथ ही साथ इन जिलों के किसानों से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। खबर के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को कम ब्याज पर ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मछुआरों और पशुपालन किसानों को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। आपको बता दूं कि इस किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के किसान 1 साल के अंदर लोन को चुकता कर देता है तो फिर किसान को ब्याज दर में 3% की छूट मिलेगी और इसके साथ साथ 2% की सब्सिडी भी मिलेगी। यानी कि 2% ब्याज पर किसानों को 3 लाख तक के लोन मिल जाएगा। इससे किसानों को खेती करने में आसानी होगी और किसान खेती को बिजनेस के स्तर पर बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर आप बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, कैमूर, रोहतास, गया, वैशाली, खगड़िया, जहानाबाद, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर के रहने वाले हैं तो फिर आप इस योजना का लाभ आराम से उठा सकते हैं। आप बिहार के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अवैध कमाई करने के मामले में इंजीनियर टॉप पर हैं। जहां पिछले कुछ दिनों के अंदर निगरानी के दौरान बिहार में कई इंजीनियरों के घर पर छापेमारी पड़ा है। सोमवार को निगरानी की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान उनके घर से 5 करोड़ 37 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ और भी कई तरह की कीमती सामान मिले हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, इसमें इंजीनियरों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार में कई कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में भ्रष्ट अफसरों और इंजीनियरों को पकड़ने के लिए निगरानी विभाग ने सूचना देने वालों को इनाम देने की व्यवस्था की है। जब बिहार में अगर कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है तो फिर आप निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के टेलीफोन नंबर 061222154344 एवं मोबाइल नंबर 7765953261 पर फ़ोन कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया समेत 8 जिलों में पेट्रोल डीजल कल के मुकाबले सस्ता हुआ है। वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी वहीं के वहीं हैं। यहाँ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सारण, रोहतास, किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय जिले में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी वृद्धि हुई है, जबकि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज और समस्तीपुर में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर दिन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव के अनुसार अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल डीजल का रेट निर्धारित करती है। उसी नए रेट के तहत बिहार समेत भारत के सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर समेत सभी जिलों के किसानों को बिहार फसल सहायता योजना के तहत नीतीश सरकार 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए बिहार के किसानों को बिहार फसल सहायता योजना में ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। खबर के अनुसार इस योजना के तहत अगर किसी किसान की फसल बाढ़, सुखाड़ या फिर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाता है तो फिर सरकार उस किसान की आर्थिक मदद करती है। खरीफ सीजन में जो भी फसल होती है उन सभी के लिए ये योजना लागू होती है। आपको बता दें कि अगर किसान की फसल 10% नुकसान होता है तो फिर उसमें किसान को प्रति हेक्टर 7,500 रुपये का लाभ दिया जाता है। जहाँ वहीं अगर किसान का फसल 20% से भी अधिक नुकसान होता है तो फिर ऐसे में बिहार सरकार 10,000 रुपये से अधिक की राशि मदद करती है। जब बिहार फसल सहायता योजना 2022 के लिए सभी जिलों के किसान 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए आप बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में रहने वाले वैसी महिलाएं जो विधवा है उनके लिए नीतीश सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए महिलाएं आवेदन कर सकते हैं और सरकार से प्रति माह पेंशन का लाभ ले सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार विधवा पेंशन के द्वारा बिहार सरकार के लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 400 रुपये उनके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करती है। इसका लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा ये योजना बिहार की विधवा महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए चलाई गई है। जब बिहार की वही महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है तथा उसके घर में कमाई वाला कोई नहीं है। बिहार विधवा पेंशन के लिए आप वेबसाइट www.serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दस्तावेज के बारे में अगर बात करें तो आवेदन का आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता, फोटो आदि होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दानापुर बिहेटा एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर के टेंडर जारी कर दिया गया है। सितंबर महीने से किसानों को जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। खबर के अनुसार 3737 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर लंबे दानापुर बिहेटा कोई लेवर 4 लेन को लेकर के टेंडर निकाला गया है। इस सड़क का निर्माण पटना के दीघा एम्स एलिवेटेड रोड यानी कि दानापुर स्टेशन के पूर्व खगोल ROB से बिहेटा तक किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि 5G सर्विस का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल दीपावली पर रिलायंस जियो 5G सर्विस शुरू करने जा रही है। जहाँ पहले चरण में ये सर्विस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में शुरू की जाएगी। खबर के अनुसार आज रिलायंस इंडस्ट्री की रेन्यूअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जियो की 5G सर्विस इस साल दीपावली में शुरू की जाएगी। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलेगी। वहीं दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो 5G इंटरनेट सर्विस शुरू की जाएगी। इसको लेकर के रिलायंस जियो ने तैयारी शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आधुनिक और एडवांस 5G नेटवर्क होगा। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के इस ऐलान से ये साफ हो गया है कि जियो 5G अपने ग्राहकों के लिए कोई शानदार ऑफर के साथ बाजार में आएगी और अन्य मोबाइल नेटवर्क कंपनी से पहले देश भर की ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए तो फिर इससे इंसान के शरीर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। इसीलिए अभी हम आपको बताएंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि किस विटामिन की कमी से इंसान के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि विटामिन ए 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीन। जब किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फिर उसके आँखों की बीमारी जैसे गंभीर रतौंधी, आँख के
सफेद हिस्से में धब्बे आदि की समस्या होती है। अब विटामिन बी के बारे में बात करें तो विज्ञान के अनुसार विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाली जीन डीएनए को बनाने और फिर उनकी मरम्मत में सहायता करता है। इसकी कमी से इंसान के शरीर में बेरी त्वचा की बीमारी, एनीमिया, मंदबुद्धि जैसी समस्या होती है। जब विटामिन सी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये विटामिन शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में मददगार साबित होता है। इसकी कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। अब विटामिन डी के बारे में बात किया जाए तो इस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, हाथ और पैर की हड्डियां टेढ़ी होने लगती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। जब विटामिन ई के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बता दो कि विटामिन ई शरीर के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसकी कमी से जनन शक्ति कम होता है। विटामिन के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बता दो कि इस विटामिन की कमी से रुधिर का स्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया आदि की समस्या होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी में 595 पदों पर भर्ती को होने वाली है। ये भर्ती पुरातत्व की विभाग, मेट्रो गेल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल, दूरसंचार विभाग आदि में सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा कर्मी के पदों पर होगी। इसके लिए 29 अगस्त को यहाँ जॉब कैंप लगाया जाएगा। यह खबर के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास कर चुके युवा इस जॉब कैंप में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। SIS लिमिटेड के भर्ती अधिकारी लक्ष्मी नारायण सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के सभी प्रखंडों में 29 अगस्त से 19 सितंबर तक जॉब कैंप लगाकर के युवाओं की भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो युवाओं की 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 56 से 90 किलो के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर नौकरी के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 साल निर्धारित किया गया है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 18,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगी। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के किशनगंज जिला से है। यहाँ चोरी के आरोप लगाकर के मामा भांजे की पीट करके जान ले ली गई है। मॉब लिंचिंग की ये वारदात बिहार के किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के जीरणगाछ आदिवासी टोला की है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि चोरी करने पहुंचे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर पीट करके जान ले ली गई। यह मृतक युवक की पहचान जुल्फिकार उम्र 35 साल और जलालुद्दीन उम्र 45 साल निवासी अमल झारी के रूप में हुई है। वहीं वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एक पुलिस कर्मी ने बताया है कि युवक चोरी करने पहुंचे थे और एक बार सामान चोरी करके ले भी गए थे और दूसरी बार सामान लेने पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ लिया और दोनों की जमकर की पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों की जान चली गई। जब वही मृतक के पिता और भाई ने बताया है कि दोनों युवक नशे के आदी थे और नशा की पूर्ति के लिए आदिवासी टोला गए थे, जहां उनकी पीट करके जान ले ली गई। जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया। जब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में नई सरकार बना ली है। वहीं अब बिहार में भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बिहार में अब कमान भाजपा के हाथों में नहीं है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में बिहार का दौरा कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि बिहार से सरकार जाने के बाद अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह के इस दौरे से भाजपा बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी, साथ ही जमीनी स्तर पर काफी बदलाव किए जाएंगे। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव के बीच बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में मंथन किया था। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश इकाई की प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर जिले में खतरों से खेल करके बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके जान की परवाह किसी को नहीं है।
जी हाँ, हम ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि खतरे के निशान पर बहती गंगा के बीच नाव पर सवार होकर के करीब सैकड़ों बच्चे, शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाई करने और फिर कराने के लिए विद्यालय आते जाते हैं। जब बच्चों को बाढ़ के पानी से उफनाती गंगा के बीच से गुजरते डर भी नहीं लगता है। जब पूछने पर कहते हैं कि डर के आगे जीत है। आपको बता दूं कि ये विद्यालय भागलपुर के सबौर के अंतर्गत संत नगर में है। इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय संत नगर के अलावा प्राथमिक विद्यालय लालूचक दियारा दोनों एक साथ चलते हैं। जब बच्चों को विद्यालय तक लाने और ले जाने की कवायद शिक्षक और प्रभारी को करना पड़ता है। वहीं शिक्षक संजय कुमार और प्रभारी कुमारी प्रियंका ने बताया है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते विद्यालय आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चों का हौसला देख करके हम लोग काफ़ी खुश हैं और आते जाते हैं। वहीं शिक्षकों ने ये भी बताया है कि नाव से विद्यालय तक आते और जाते हैं, जिन्हें हम लोगों के संरक्षण में लाया और ले जाया जाता है। जहाँ इस पर सरकार पहले से कुछ तैयार करे तो फिर शायद इतनी परेशानियों का सामना बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये हर साल की बात है, ना कि बस इसी साल की बात है। गंगा का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, विद्यालय के बच्चों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। बारिश में भी मौसम जब अपने तेवर को बदलते हैं और गंगा में उफान आता है तो फिर बच्चों और फिर शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करके विद्यालय जाना और आना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अररिया सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ चिकित्सक भी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात एक मरीज की जान जाने के बाद परिवार वालों की ओर से मारपीट और तोड़फोड़ किया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर के हड़ताल कर दिया है। अस्पताल में स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में भाषा की ओर से आयोजित चिकित्सकों की मीटिंग में डॉक्टर ने सदर अस्पताल में चिकित्सक सेवा करने में अपनी असमर्थता जताते हुए किसी भी दूसरी जगह काम करने की बात कही है। इधर सदर अस्पताल में कामकाज के ठप रहने के कारण डॉक्टर चिकित्सकीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अस्पताल में सभी तरह की चिकित्सीय सेवाएं बंद है, जिसके कारण अलग अलग थाना पुलिस की ओर से पकड़े गए कैदियों की कोविड टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश सरकार में तीसरी बार मंत्री बनने पर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह रविवार को पूर्णिया के कला भवन में आयोजित आभार नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंची। समारोह के जरिए नीतीश कुमार और क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं समता पार्टी काल से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता बनकर के पार्टी की मजबूती के लिए सतत प्रयत्नशील हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास रख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री बनाया। ये मेरे सम्मान के साथ साथ धमदाहा की जनता और पूर्णिया वासियों का सम्मान है। आयोजित कार्यक्रम में खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पूर्णिया प्रमंडल सीमांचल का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा की जनता जनार्दन की दी हुई ताकत और समर्थकों के बदौलत हूं। जहां उनका कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकती हूं, जब तक जीवित रहूंगी तब तक पूरी ताकत और क्षमता से धमदाहा और पूर्णिया की जनता का विकास करती रहूंगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही उन्हें पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट कर दिया जा रहा है। कुछ समय पहले तक पार्टी के नेता इस बात को कहते थे कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। हालांकि अब ऐसी चर्चा हो गई है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार यानी सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस चर्चा को लेकर के बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश की कोई पहचान नहीं है, लोग उन्हें सिर्फ पलटू राम के रूप में जानते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जेडीयू अब कोई पार्टी नहीं रह गई है, वहां सिर्फ केयर टेकर और नौकर टाइप के लोग रह गए हैं। यह बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है। बिहार में 17 साल के दौरान नीतीश कुमार ने 8 साल मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक कपड़े बदले, जो जनता अच्छी तरीके से देख रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास ना तो कोई नैतिक अधिकार है और न ही कोई सिद्धांत, जिससे बिहार को देश और दुनिया के लोग उसके शानदार ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब लोग इससे भी जानेंगे कि बिहार में एक पलटू राम भी है जो लगातार पलटने का काम करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के इंजीनियर जनता के पैसे को लूट करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जब 2 दिन पहले जब एक भ्रष्ट इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी हुई तो फिर 5 करोड़ 32 लाख रुपए नगद मिले थे। जब बिहार के इतिहास में पहली दफे किसी अफसर के यहाँ इतनी बड़ी रकम मिली है। निगरानी ब्यूरो ने जब शनिवार को एक रिश्वतखोर इंजीनियर के यहाँ रेड किया तो फिर आंखें फटी की फटी रह गई। नोट गिनने के लिए 4 मशीनें लाई गई। नोटों की गड्डी को पलंग के अंदर भर करके रखा गया था। बताया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात
इंजीनियर आज की तारीख में सबसे अधिक लूट रहे थे। जहाँ इस विभाग में इंजीनियरों की भारी कमी है, इस वजह से एक एक इंजीनियर कई जगहों के प्रभार में होते हैं। साथ ही इन पर निगरानी भी नहीं होती है, लिहाजा इस विभाग में तैनात इंजीनियर धन कुबेर बनता जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियरों की काफ़ी कमी है। बिना इंजीनियर के ही नीतीश सरकार सड़कों का निर्माण मेंटेनेंस करा रही है। हाल के दिनों में छोटे स्तर पर जूनियर और सहायक अभियंताओं की भर्ती की गई है, इसके बाद भी बड़े स्तर पर इंजीनियरों का पद खाली है। आप समझ सकते हैं कि विभाग में इंजीनियर ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होता होगा। बिना निगरानी के ही ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में अभी लंबा समय बाकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी से ही लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। लगभग हर पार्टी लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी को लेकर के कई तरीके के दावे कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी इनसे अलग नहीं है, जिसने साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी एक ही उद्देश्य लेकर उतरेगी, वह है मोदी सरकार को सत्ता से हटाना। सोमवार को पटना कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया है कि आज पूरे देश के हर प्रदेश मुख्यालय में हल्ला बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 4 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन भी है। जहां ये जानकारी शेयर करने के लिए पार्टी ने मुझे पटना भेजा है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार की माटी ने हजारों साल का व्यवस्था बदली है। क्रांति और आंदोलन की प्रक्रिया बिहार की मिट्टी से हुई है। जब बिहार ने करवट ले लिया है और देश की राजनीति भी अब करवट लेगी। जब दिल्ली की जो सरकार है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले 8 साल पहले सत्ता में आई है, जब पहले कभी भी महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है और न ही इसे कम कर रही है। महंगाई से प्रभावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, रह नहीं सकता है। यह कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे 2 नियम पर राज कर रहे हैं। दिल्ली में 2 लोग राज कर रहे हैं और उनके 2 यानी कि बेरोजगार और महंगाई पूरे देश में राज कर रहे हैं। जो सरकार खाद्य पदार्थ पर, सामान्य चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पर लगाम दे, जब वह सरकार कितनी निष्ठुर होगी, उसे जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।